दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है या इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, उसे कैसे समझा जा सकता है, किस तरह उसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम शेयर को पिक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम EBIT और EBITDA को भी समझेंगे, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को भी डिस्कस करेंगे। इनकम स्टेटमेंट को किस तरह समझा जाए, किस तरह पढ़ा जाए, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद ज़फ़र, बिज़नेस ब्लूम में खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कंपनी की इनकम को जिक्र किया जाए, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर कंपनी के प्रॉफिट और अगर वो नुकसान में जाती है तो उसके लॉस को डिस्कस किया जाए, ऐसी स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट होती क्या है? इनकम स्टेटमेंट सेल्स होती है, कंपनी की जितनी भी सेल्स होती हैं इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं। उसके अंदर से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, जितने भी उसके अखराजात होते हैं उसको माइनस करते हैं, तो एंड पे जो वैल्यू आती है वो आता है प्रॉफिट। और अगर कंपनी को नुकसान हो तो उसको लॉस लिखते हैं। यही होती है इनकम स्टेटमेंट और यही होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसको तफसील से जिक्र करते हैं इसका। मिसाल के तौर पे कंपनी है ABC, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसकी जो सेल्स हैं वो हैं 10 मिलियन की, 1 करोड़ रुपए की। उसकी जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं वो है 4 मिलियन की, मतलब उन गुड्स को बनाने में जो कास्ट आई है वो है 4 मिलियन की। उसका जो प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जब ये 10 मिलियन के अंदर से हम 4 मिलियन माइनस करेंगे तो ये 6 मिलियन की वैल्यू आ जाएगी। ये होता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। कंपनी ने 10 मिलियंस की सेल की, 4 मिलियन की उसकी जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो उसने चीज़ें बेची हैं, जो उसने सामान बेचा है, उसको बनाने की जो कास्ट आई थी वो है 4 मिलियन की। जब ये 4 मिलियन हम 10 मिलियन से माइनस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इस केस के अंदर 6 मिलियन का है। इसके बाद हम मार्केटिंग एक्सपेंस वगैरह जो हैं, जो कंपनी ने ऐड वगैरह लगाए हैं, वो हम उसको शामिल कर लेते हैं। 1 मिलियन को ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज़ हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, वो भी हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो 1 मिलियन का है। ये 6 मिलियन से ये जब माइनस होंगे एक्सपेंसेस तो ये हो जाएगा 4 मिलियन आ जाएगा। 6 मिलियन से 1 मिलियन माइनस हुआ तो 5 मिलियन, 1 मिलियन और माइनस हुआ तो ये 4 मिलियन आ जाएगा। दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट से जब हम एक्सपेंस माइनस कर देंगे जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, मतलब मार्केटिंग एक्सपेंस हैं, एडवर्टीज़मेंट के एक्सपेंस हैं, ऑफिस वगैरह के जो एक्सपेंस हैं, एडमिन एक्सपेंस हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है एबिटा की। एबिटा क्या होता है? ये होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये है हमारे पास 4 मिलियन का। अब इसमें से माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। दोस्तों, मिसाल के तौर पे कंपनी के 20 मिलियन के एसेट्स हैं, 4 मिलियन का उसके जो है वो डेट है, जो उधार है, जो लोन लिया हुआ है उसने, और 16 मिलियन की उसकी इक्विटी है। हम बैलेंस शीट वाली वीडियो के अंदर इसको तफसील से ज़िक्र कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी के पास एक 4 मिलियन का एसेट ऐसा है, कोई प्लांट है जो कि डेप्रिशिएट होता है, जो वक्त के साथ जिसकी कीमत आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। मिसाल के तौर पे एक 4 मिलियन का एक प्लांट है कंपनी का, और उसकी जो लाइफ है वो है 20 साल। हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि 20 साल उसकी लाइफ है, तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन उसकी। अगर प्लांट की टोटल कीमत है 4 मिलियन और 20 साल उसकी लाइफ है, तो हम उसको 20 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 2 लाख रुपए आ जाएगा, जो उसकी होगी डेप्रिसिएशन, या हम इसको डेप्रिसिएशन लिख लेंगे। अमोर्टाइजेशन इस केस के अंदर हम ज़ीरो समझ रहे हैं, ज़ीरो ले रहे हैं। अब यहाँ समझिए कि डेप्रिसिएशन जो है वो होता है आपके
एसेट्स के ऊपर जो आपके फिजिकल एसेट्स हैं। अमोटाइजेशन भी डेप्रिसिएशन की तरह होता है, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स पे होता है। एबिटा के अंदर से जब हम डेप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है ईबिट। ईबिट आ गया हमारे पास 38 लाख 3.8 मिलियन का। ईबिट क्या होता है? ईबिट होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। इस एग्जांपल के अंदर ईबिट ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। आमतौर पे ईबिट को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आगे जाके डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। अब ईबिट के अंदर से जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जैसे यह देखा है कि कंपनी के ऊपर 4 मिलियन का डेट है, ठीक है ना। वो जो 4 मिलियन का डेट है उस पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 3,80,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना है, हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। और वो किस पे करना है? जो उसने लोन लिया हुआ है, जो उसके ऊपर डेट है। डेट हमने एग्जांपल के तौर पे 4 मिलियन का लिया था। 4 मिलियन पे जो उसको इंटरेस्ट पे करना है वो एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कि 3,80,000 रुपये का है। अब ईबिट के अंदर से ये 3,80,000 रुपये जब माइनस होंगे, ये आ जाएगा 34,20,000 रुपये। ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसको पीबीटी बोलते हैं या इसको प्री टैक्स बोलते हैं। मतलब टैक्स से पहले जो प्रॉफिट है उसको पीबीटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके अंदर से हमने जो टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे करना है वो हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 70,000 रुपये का, 7 लाख रुपए का। 7 लाख का जब टैक्स माइनस होगा तो ये आ जाएगा 27,20,000 रुपये। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है। दोस्तों, हम रिवर्स जाके भी ईबिट और ईबिटडा को कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ईबिट किस तरह होगा? ईबिट इस तरह होगा कि इसमें नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट के अंदर हम टैक्स को ऐड कर देंगे और फिर उसके अंदर हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, तो ये ईबिट के बराबर आ जाएगा। इसी तरह ईबिटडा जो है वो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट के अंदर हम टैक्स को ऐड कर देंगे, फिर इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, फिर हम उसके अंदर अमोटाइजेशन ऐड कर देंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि ईबिट और ईबिटडा क्यों ज़रूरी है, इसको समझना क्यों ज़रूरी है, और इस बेस पे हम कंपनीज़ को क्यों सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम क्यों कंपेयर करते हैं ईबिटडा के और ईबिट के लेवल पे। दोस्तों, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हर कंपनी का इंटरेस्ट मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि उसने मुख्तलिफ लेवल का डेट लिया होगा, मुख्तलिफ लेवल का लोन होगा, किसी का ज़्यादा होगा तो किसी का कम होगा। इंटरेस्ट हर कंपनी का मुख्तलिफ होता है। इसी तरह अगर कंपनीज बाहर की हैं तो कंपनी टू कंपनी टैक्स में भी वेरी हो सकता है, टैक्स में भी फ़र्क हो सकता है। जो कंपनीज हैवी एसेट्स वाली होती हैं उसके अंदर डेप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन भी मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पे एक नई कंपनी है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन कम होगा। एक अगर पुरानी कंपनी है उसके अंदर हो सकता है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू ज़्यादा हो। हम एबिटडा के लेवल पे इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि हम कंपनी को ऑपरेशनल लेवल पे कंपेयर करना चाह रहे होते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कंपनी हैवी एसेट्स वाली होती हैं, मतलब ऑयल एंड गैस की फॉर एग्जांपल कंपनीज़ हैं, उसको हमें एबिटडा की लेवल पे हमें कंपेयर करना होता है। जो कंपनीज़ हैवी एसेट्स वाली होती हैं, क्योंकि उनके अंदर डेप्रिसिएशन उनका मुख्तलिफ हो सकता है, अमोटाइजेशन मुख्तलिफ हो सकती है, उसके अंदर उनका इंटरेस्ट भी मुख्तलिफ हो सकता है, हर कंपनी का मुख्तलिफ होता है, टैक्सेस भी कुछ केसेस के अंदर मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो हम ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी को जज करने के लिए हम एबिटडा की लेवल पे उसको जज करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी ऑपरेशंस लेवल पे कितनी अच्छी है। जो कंपनीज़ हैवी इंडस्ट्री वाली होती हैं, हैवी मशीनरी वाली होती हैं, हैवी एसेट्स वाली होती हैं, वहाँ हमको एबिटडा के लेवल पे उसको कंपेयर करना है। और जो कंपनी जिसके अंदर एसेट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, मिसाल के तौर पे सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं या टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर हम उसको एबिट के लेवल पे कंपेयर करते हैं, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। एबिटडा के लेवल पे हैवी इंडस्ट्री को कंपेयर करने से ये फ़ायदा होता है कि हम ये जज कर सकते हैं कि कहीं कंपनीज़ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, उसके ऑपरेशंस ठीक हैं या नहीं,
वो ऑपरेशन लेवल पे सही परफॉर्म कर रही है या नहीं, क्योंकि इसके बाद तो जो डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, इंटरेस्ट है या टैक्सेस हैं, ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी का लोन मुख्तलिफ हो सकता है तो उसका इंटरेस्ट मुख्तलिफ होगा। कंपनी का अगर कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो सकता है, कंपनी नई है तो डेप्रिसिएशन कम हो सकता है। तो इससे आगे तो हमें मुश्किल हो जाएगा कंपनी को ऑपरेशनल लेवल पे जज करना, इसलिए हम एबिटा के लेवल पे कंपनी को जज करते हैं। और जो दोस्तों जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ होती हैं, सर्विस इंडस्ट्री वाली जो कंपनीज़ होती हैं, उसको हम एबिट के लेवल पे इसलिए जज करते हैं क्योंकि उसके अंदर आपका डेप्रिसिएशन नहीं होता, कंपनी का डेप्रिसिएशन नहीं होता, क्योंकि उनके एसेट्स ही ज़्यादा नहीं होते, प्लांट होता नहीं है जो डेप्रिसिएट हो रहा हो। इस वजह से सर्विस इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है उसको हम एबिट के लेवल पे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पे हम उसको जज करते हैं। दोस्तों हर कंपनी के अंदर जो एबिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता। दोस्तों यहाँ मैंने उसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि एबीसी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 98 लाख का, उसके जो अदर रेवेन्यू है वो है 2 लाख का, टोटल रेवेन्यू उतना ही है 10 मिलियन का, जैसे हम पहले एग्जांपल ले चुके हैं। अदर रेवेन्यू क्या हो सकता है? अदर रेवेन्यू हो सकता है कि कंपनी को कोई कहीं से रेंटल इनकम आई हो, कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स ख़रीदे हैं तो उसको हो सकता है डिविडेंड से इनकम आई हो। तो ऐसी जो इनकम होती है उसको हम अदर रेवेन्यू में कंसीडर करते हैं। ये नॉन ऑपरेशनल इनकम होती है, मतलब ये कंपनी की सेल्स की वजह से ये इनकम नहीं आई, ये कंपनी को और किसी तरह से ये इनकम आई है। और दोस्तों इसी तरह इस इनकम के हसूल के लिए अगर कोई एक्सपेंस हैं तो उसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलेंगे। इस एग्जांपल के अंदर हम इसको ज़ीरो ले रहे हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ ईबिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो है वो है ईबिट के अंदर से हम माइनस कर देंगे अदर रेवेन्यू, हम इसको रेवेन्यू को माइनस कर देंगे और जो हमारे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उसको प्लस कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमारा इस एग्जांपल के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो होगा 38 लाख, उसमें से हम 2 लाख को माइनस कर देंगे क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे यहाँ पे ज़ीरो हैं तो हम इसमें प्लस ज़ीरो करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 36 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस एग्जांपल के अंदर हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 36 लाख होगा क्योंकि इसके अंदर से हमने जो अदर रेवेन्यू है वो माइनस कर दिया है और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उसको प्लस कर दिया है। इसी तरह दोस्तों कुछ केसेस के अंदर कंपनीज ईबिट के बाद अदर रेवेन्यू को ऐड करती है। अगर ऐसी सूरत में है तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका ईबिट ही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस माइनर से जो डिफरेंस को ये समझ गए होंगे। दोस्तों अगली वीडियो के अंदर हम प्रोबेबिलिटीज़ रेशो को डिस्कस करेंगे। इसी एग्जांपल की बेस पे, इन्हीं चीज़ों की बेस पे हम प्रोबेबिलिटी रेशियोज़ को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।